जिया कुमारी 8A, जिया कुमारी 8A, कनकश्री, नित्या सिंह, सब लोग ऑन करो वीडियो अपना। तो मिलो का सिर्फ ऑफ है। जिया कुमारी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो वीडियो ऑन करो, नहीं रिप्लाई करोगे लोग तो हम ऑन ऑफ कर देंगे। और जिया कुमारी, नॉट श्रेया कुमारी। सरिता 8A, सबको मैसेज कर दिए हैं वीडियो ऑन करने का। नहीं अभी आएगा, नहीं ऑन होगा, इन लोग को रिमूव करेंगे। पहले 10 मिनट आज 2 दिन यही काम करेंगे। आयुष राज 8A, सर कर रहे हैं 2 मिनट। आयुष राज 8A, यस सर। ऑन करो सर वीडियो ऑन। कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग? आवाज आ रही है? सर बोलो। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ वहां तक हम लोग पहुंचे थे, उसके आगे पढ़ना है। आयुष तुम्हारा अभी तक ऑन नहीं हुआ जी वीडियो, और जिया सरिता दोनों का नहीं ऑन हुआ। सरिता का ऑन हो गया। जिया, जिया क्लास में है कि ज्वाइन करके माइक वीडियो सब ऑफ करके बैठ गई है? नहीं है तो इसको वापस भेज दो। चलो, वैभव शिवम, आयुष राज, आयुष राज, आयुष राज 8A, यस सर। वीडियो ऑन क्यों नहीं है तुम्हारा? एक तो 8A, दूधू को नाम से ज्वाइन किया क्या जी? आयुष राज, दो आयुष राज है, दोनों 8A में ही है। हम पहले ढंग से रखेंगे तब ना करेंगे। एक श्रेया के घर से आवाज आ रही है। चलो, जो लोग नहीं ऑन किए उनको हटा दिए। तो अब हम लोग आते हैं कल वाले टॉपिक पे अपना। स्क्रीन शेयर हुआ? यस सर। ओके। यस। तो कल हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, यानी कि कहाँ से वो मिलेगा। तो पहला सॉलिड, तो अनस करके रख दे रहा है, सब रिनेम कर नहीं रहा है ज्वाइन को। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। रिनेम नहीं किए हो ठीक से, रिनेम करोगे तभी ज्वाइन कर पाओगे, ऐसे नहीं ज्वाइन कर पाओगे। हाँ मैसेज तो पढ़ते नहीं हो लोग ना, पढ़ा करो, पढ़ोगे तो सब पता रहेगा। हाँ जी, तो अकरेंस के आधार पे नेचुरल हो गया और सिंथेटिक हो गया। जो नेचर से मिलेगा वो नेचुरल, जो खुद से हम लोग बनाएंगे ह्यूमन बीइंग वो मैन मेड हो गया। तो नेचुरल सोर्स का कोई एग्जांपल बताओ तो, 2-3। सर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। वेरी गुड। और सिंथेटिक का? सर इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स, बैटरीज एक्सेट्रा। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया था फिजिकल स्टेट के आधार पे। तो उसके आधार पे 3 पार्ट में बांटे थे हम लोग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड स्टेट में होगा वो सॉलिड सोर्स, और जो लिक्विड में होगा वो लिक्विड सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो गैसेस, तो गैसियस सोर्स ऑफ एनर्जी के 2-3 एग्जांपल बताइए। सर एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस। एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस के अलावा और कोई? सर पेट्रोलियम गैस। एक बार में एक आदमी बोलो। सीएनजी।
सीएनजी एलपीजी के अलावा बोले हैं? सर पेट्रोलियम सीएनजी पेट्रोलियम। अच्छा, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके। और एलपीजी का फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। तो जब सीएनजी बोल रहे हैं कि नेचुरल गैस उसमें ऑलरेडी आ गया, और जब एलपीजी बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम गैस भी उसमें आ गया, तो सीएनजी और नेचुरल गैस अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। एलपीजी जब बोल दिए तो अलग से पेट्रोलियम गैस बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम थिंग है। उसमें कैसे ये होता है वो बता देंगे कि क्यों उसको लिक्विफाइड बोलते हैं, क्यों उसको सीएनजी बोलते हैं। इनके अलावा जैसे आप जानते होंगे कि जो रॉकेट होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है फ्यूल के रूप में, तो उसमें आपको या लिक्विड हाइड्रोजन कंप्रेस करके भरा जाता है कंडेंस करके, तो वो आपका हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है। बायोगैस का नाम सुने हैं लोग? बायोगैस क्या होता है? बायोगैस एक सेकेंड थोड़ा देखते हैं। हेलो, हाँ, तो उसको रिनेम करने बोलिए। रिनेम नहीं करेगा तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा ना। तो जूम में जाके नहीं किया। जो लोग जो रिनेम किए प्रॉपर ज्वाइन कर लिए हैं, वो आपको रेडमी आएगा कुछ भी आएगा तो उसको ज्वाइन नहीं कराया जा सकता ना। तो बाहरी बच्चे भी इस तरह से ज्वाइन कर पाते हैं। बच्चों को अपना नेम, क्लास सेक्शन और एडमिशन नंबर तीनों चीज डालना है नाम में अपने, तब वो ज्वाइन कर पाएगा। मैसेज भेजते हैं बच्चे, मैसेज पढ़ते नहीं हैं। परसों ही मैसेज भेजे थे इसके बारे में। चलो, क्या बोल रहे थे जी? हाइड्रोजन के बारे में बता रहे थे ना। तो हाइड्रोजन जो है ना, वो आपको ये जो बाकी का सीएनजी एलपीजी है उनसे बेटर फ्यूल है, और वो भी फ्यूल के रूप में यूज होता है। बायोगैस यानी कि आपको हिंदी में उसको गोबर गैस भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम की बुक पढ़ोगे तो उसमें बायोगैस नहीं गोबर गैस लिखा रहेगा, यानी गोबर से बनने वाला गैस। तो उसका भी मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। तो आपको मीथेन, इथेन, ये सारे जो है गैसेस सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यू हो पाएगा और कौन सा नहीं हो पाएगा। तो रिन्यू होने को तो लगभग सारे हो जाएंगे, मैटर करता है कि कितने टाइम पे होंगे। जैसे कि आप मान लो कि जंगल है, जंगल को काट दिए तो कितने दिन में फिर से जंगल बन जाएगा? मान लो कि इसी जंगल में 10,000 पेड़ हैं, उनको काट दिए, सारे के सारे काट दिए, तो वो कितने दिन में फिर से 10,000 पेड़ अगर लगा दें तो कितने दिन में फिर से वो हरा भरा जंगल बन जाएगा? 60 हाँ, साल 2 साल लगेगा। यस सर। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा, तो अभी क्लास के बाद बात करेगा, हम बता देंगे कैसे रिनेम करना। अभी क्लास लेने दीजिए हमको, बार बार डिस्टर्ब मत करिए। हाँ, क्लास के बाद बात करेगा, हम रिनेम करना बता देंगे। तो 4-5 साल में रिन्यू हो जाएगा। तो क्या लगता है, इसको रिन्यूएबल बोलना चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल बोलना चाहिए? रिन्यूएबल बोलना चाहिए, क्योंकि 5 साल, हालांकि टाइम ज्यादा होता है, लेकिन अगर कोयला और पेट्रोलियम से कंपेयर करें तो उसमें लाखों साल लगता है बनने में, तो उसके तुलना में तो ये तो बहुत कम है। इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। विंड एनर्जी है, अभी मान लो कि हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस होगा किसी जगह पे, तो हवा चलने लगेगी, विंड का स्पीड बढ़ जाएगा, तो वो विंड एनर्जी आ जाएगी। पानी, मान लो गर्मी का दिन है, सारे तालाब, पोखरे जो है, नदियां सब सूख गई, लेकिन फिर बारिश का समय आएगा, बारिश होगी, वाटर साइकिल चलते रहेगा, तो वो भी 1 आध महीने में रिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर
कोल का जो डिपॉजिट है, जो उसके माइंस हैं, उसके अंदर का सारा कोल हम लोग निकाल लिए, तब फिर वो कोल क्या 10 साल 20 साल 100 साल में बन जाएगा? यस सर। 100 साल में कोल बन जाएगा? No, sir. को बनने में कम से कम हजारों साल लगेगा। यानी कि हमारी जिंदगी में तो वो, या हमारे आने वाली 5-6 जनरेशन के जिंदगी में तो वो नहीं बनने वाला है। यानी कि हमारे लिए क्या हुआ, अगर वो बने लाख साल बाद, लाखों साल बाद बन जाए, तो हम तो उसको यूज नहीं कर सकते। यानी कि हमारे लिए तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गया ना। तो इसलिए Yes, उसका sir. जो मेन Yes. जो Yes, sir. डिफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, वो यही है कि जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रीजनरेट हो सकते हैं, कम समय में, उनको रिन्यूएबल बोलेंगे। और जो या तो रीजनरेट हो ही नहीं, या फिर अगर रीजनरेट हो भी तो हजारों लाखों साल लगे उसमें, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनके एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास, सब कल भी बताए थे। बायोमास क्या होता है जी? इन सब एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम लोग। सोलर एनर्जी तो सबको मालूम है। सोलर एनर्जी Yes, sir. यस Yes, Yes. sir. हाँ, क्या होता है सोलर एनर्जी? सर सनलाइट से Light से काम करता है। The energy which we get from sunlight. Sun. जब सन से हम लोग हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। अब उस हीट एनर्जी को हम लोग अलग अलग मोड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? विंड का डिफिनेशन पता है किसी को? जनरली हम लोग दोनों को हवा ही बोलते हैं। एयर मतलब भी हवा, और विंड मतलब भी हवा, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जब वो स्टैटिक है, जैसे हमारे रूम में फैन नहीं चल रहा है, हम बैठे हुए हैं, तो स्थिर हवा है एकदम, उसमें कोई मूवमेंट लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन वही जब उसमें मोशन आ जाएगा, तो वो एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को, डस्ट को या कोई छोटे पार्टिकल है, उनको उड़ा के ले जा सकता है। उसमें कैपेसिटी आ गई काम करने की। तो द ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि जिस एयर में मोशन हो, दैट इज कॉल्ड विंड। अब उसी में और ज्यादा मोशन आ जाएगा तो स्टॉर्म कहलाएगा, साइक्लोन कहलाएगा, अलग अलग उसके क्राइटेरिया। तो ब्लोइंग एयर के कारण अगर काम करने की क्षमता है तो दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। वाटर एनर्जी यानी कि हाइडल एनर्जी, इसको इसमें कैसे काम करने की क्षमता है? पानी से काम हो सकता है? यस सर। कैसे, एग्जांपल बताओ। सर बिजली बनाया जा सकता है। बिजली बनाया जा सकता है। तो बिजली पानी से डायरेक्ट बन जाता है? घर पे पानी से हम लोग बिजली बना लेंगे? No, No, sir. sir. नो सर। क्यों? No, sir. हाँ, क्यों नहीं बना No, पाएंगे? sir. Sir, several process उसमें लगेगा फिर बनेगा। अजी जोर से बोलो। सर क्योंकि बहुत सारे घर के process पानी के में बाद बनेगा। मोशन नहीं होता। घर के पानी में क्या नहीं होता है? मोशन सर। मोशन। तो मान लो कि घर के पानी को हम लोग छत से नीचे गिराएं, 5 मंजिला मकान के ऊपर छत पे रख लें बाल्टी, ड्राम, और उससे ऊपर से नीचे पानी गिराएं, तो बिजली बन जाएगी? नहीं। No, sir. अब काहे नहीं बनेगी? मोशन भी आ गया पानी में। सर प्रोसेस होता है उसका, हाँ, जो हम क्या लोग क्या मतलब नहीं है। मालूम नहीं है? चलो हम बताते हैं। डैम्स जानते हो लोग? डैम्स, रिजर्वायर, Yes, जहाँ पे Yes, sir. पानी को स्टोर किया जाता है काफी हाइट पे, और उस पे स्लोप बने होते हैं ना, ऐसे स्लोप, और उसमें स्लोप में गेट लगे होते हैं। कभी किसी डैम को अगर मौका मिला होगा, अगर घूमने गए होगे तो ठीक है, नहीं तो नेट पे सर्च करके देखना कि डैम का जो कंस्ट्रक्शन है, साइट है, कैसा होता है। तो वो पानी जो है वो स्लोप से, गेट जब खोला जाएगा तो पानी वो स्लोप से क्या होगा, काफी तेजी से नीचे आएगा। ठीक है। अब नीचे जहां वो पानी आ रहा है, वहां पे टरबाइंस होते हैं। टरबाइंस का क्या काम है? फिजिक्स का ये टॉपिक है। ब्लेड्स बड़े बड़े लगे होते हैं, और वो एक आर्मेचर से जुड़े होते हैं। आर्मेचर यानी क्वाइल से जुड़े होते हैं। वो क्वाइल जो है एक मैग्नेट के बीच में रहता है। तो जब आपका पानी जो फोर्स से आएगा, उन टरबाइन के ब्लेड्स पे जाके टकराएगा, तो ब्लेड क्या होगा? रोटेट होगा।
रोटेट होगा तो वो जो क्वाइल है वो क्या होगा, वो भी रोटेट होगा। किसके बीच में वो रोटेट होगा, वो क्वाइल किसके बीच में रखा हुआ है, पावरफुल मैग्नेट के बीच में। तो जब वो मैग्नेट के बीच में किसी इंडक्शन क्वाइल को रोटेट कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करेंट। ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं तो 10th में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से बिजली बनती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी गिरा देने से बिजली बन जाएगी। बिजली तो वो टरबाइन ही बनाएगा, जो जनरेटर है वही बनाएगा। जनरेटर के रोटर को मूव कराने के लिए उस पानी के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ वाटर एनर्जी, हाइडल एनर्जी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। जैसे पहाड़ पे जिसका घर है, मान लो अब लकड़ी का ट्रांसपोर्टेशन करना है, बड़े बड़े जो लकड़ी के लॉग्स होते हैं ना, वुड लॉग्स, तो उनको पहाड़ से नीचे लाएंगे तो उसके लिए गाड़ी करो रिजर्व, उसके बाद उसमें भाड़ा दो उसका। वो लोग क्या करते हैं कि ठंडे के दिनों में, एक सेकेंड, हाँ सर गुड मॉर्निंग। हाँ सर, अच्छा एक मिनट, हम क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बात करते हैं थोड़ा। तो ठंडे के दिनों में वो लोग क्या करते हैं कि लकड़ियां का वुड के लॉग काट करके और उसको जो बर्फ जमी हुई है उसके ऊपर रख दिए। अब जैसे जैसे थोड़ी टेम्परेचर बढ़ेगी तो वो बर्फ पिघलेगी और वो जो वुड लॉग है उस नीचे जो लो एल्टीट्यूड पे जो जगह है वहां पे अपने आप वो फ्लो करके चला जाएगा। तो वाटर के साथ वो ट्रांसपोर्ट भी हो गया, तो काम भी हुआ, पैसा भी नहीं लगा। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। ये बता सकता है कोई क्या होता है टाइडल एनर्जी? एनीबॉडी? टाइड्स जानते हो, टाइड्स? यस Yes, sir. क्या सर होता है रिपीट द टाइड? क्वेश्चन। हाँ, टाइडल एनर्जी टाइड से बना होता है। तो टाइड्स मालूम है पहले? लहर। हाँ, लहर, समुद्र की जो लहरें होती हैं, जिसमें आप देखोगे कि समुद्र किनारे कभी जाओगे या फिल्मों में देखे होगे टीवी पे, मुंबई में खास करके, तो जो समुद्र का पानी है वो पूरा ऊंचा उठता है, दैट इज कॉल्ड हाई टाइड। अब फिर वो नीचे, क्योंकि ऊपर गया तो ग्रेविटेशन से नीचे भी आएगा, तो दैट इज कॉल्ड लो टाइड। अब उस टाइड में अपने आप तो मोशन हो गया पानी में, उस मोशन को यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उस टाइड के जो वाटर है उसके मोशन को यूज करके ऐसे रॉक्स लगाए जाते हैं इस ढंग से, उनके बीच में छोटा सा गैप मिले। तो जब छोटा सा गैप मिलेगा तो पानी का जो स्पीड है और बढ़ जाएगा। जैसे आप पंप पाइप देखते हो ना, पानी पटाते हो पाइप से, तो अगर उसका पूरा मुंह खुला हुआ है तो पानी का जो फोर्स है वो थोड़ा कम आता है, यानी उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन पाइप के मुंह को आधा ढक देते हैं अंगूठे से अपने, तो पानी का स्पीड घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता है, बढ़ता है। क्योंकि एरिया को घटा दिए तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसमें मोशन भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से टाइड्स को जब रॉक्स के बीच में से गुजारेंगे टाइड के वाटर को, तो उसका प्रेशर मोशन जो है वो बढ़ जाएगा और उस मोशन से टरबाइन रोटेट करके और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल। जैसे आप सुने होंगे पानी के कुंड, गर्म पानी के कुंड, जैसे राजगीर में है, नासिक में है। तो यानी कि जमीन के अंदर से हीट निकल रहा है और उस हीट से वो पानी गर्म हो रहा है। तो जियो मतलब अर्थ और थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ के अंदर से जो हीट के सोर्स निकल रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। और बायोमास लास्ट है। बायोमास किसी को मालूम है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सर काउडंग केक को जलाने से जो फिर से बोलो। सर काउडंग केक को जो जलाने से प्रोड्यूस होता है उसको बायो में। हाँ ठीक है, पार्शियली। बायो मतलब क्या होता है? साइंस। नो, बायो मीन्स लिविंग। लाइफ लाइफ को बायो बोलते हैं। बायोस्फीयर मतलब कि ऐसा अर्थ का स्फीयर जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स अवेलेबल हो। तो बायो मीन्स हो गया लिविंग थिंग्स यानी लाइफ, और मास मतलब होता है रिमेन।
है ना। तो जो लिविंग क्रिएचर्स के डेड रिमेन्स हैं, जैसे पेड़ से टहनी टूट गया, पत्ते गिर गए, कोई जानवर मर गया, उसका डेड बॉडी है, तो ये सारे को बोलते हैं बायोमास एज ए होल। अब ये बायोमास के होता क्या है, तो मिट्टी में वो चूंकि पेड़ के पत्ते हो, टहनी हो या जानवर मर गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी में नीचे दबता जाएगा, टेम्परेचर से, प्रेशर से, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा और वो ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस का नाम सुने वो लोग ना, जो सॉइल का टॉप लेयर होता है, बहुत फर्टाइल होता है। फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको ह्यूमस बोलते हैं। तो वो ह्यूमस कैसे बनता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं बनता है, एंड दैट डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज बायोमास। तो ये सारे कुछ आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। नॉन रिन्यूएबल में आपको जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे अब वही बायोमास जो है हजारों साल में जमीन के नीचे दबते दबते कोयला में बदल गया, कोयला से और नीचे दबा तो वो पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल गया, तो वो लाखों साल लगता है उसके उतना नीचे जाने में, और वो बायोमास से कोल में या पेट्रोलियम में या नेचुरल गैस में कन्वर्ट होने में। तो चूंकि वो लाखों साल लगेगा बनने में, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसको फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि वो fossil, FOSSIL, fossil means the dead and decaying matter. very good, same thing है, biomass and fossil are the same thing. The dead and decaying matter obtained from plants and animals is called fossil or biomass. Fossil. तो ये आपका हो गया दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे अगर आज की डेट में आपको कहा जाए कि आपके घर के लिए कौन सा फ्यूल पसंद करेंगे, वुड, एलपीजी, कोल, केरोसिन, चार आपके पास ऑप्शन है। लकड़ी यूज करना है, कोयला यूज करना है, केरोसिन ऑयल यूज करना है, या एलपीजी जो आप घर पे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसको यूज करना है, आप कौन सा प्रेफर करेंगे? सर एलपीजी। सर एलपीजी। तो इसमें हाँ एलपीजी, नो डाउट सब लोग। तो उसमें बहुत सारे फीचर के साथ साथ ये भी एक फीचर है कि आपको उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपका जो सिलेंडर है 14 किलो 200 ग्राम उसमें गैस होता है, ठीक है ना। अब उस 14 किलो 200 ग्राम में अगर आपकी एक छोटी फैमिली है 4-5 लोगों की, तो पूरा महीना चल जाता है। वो खर्च करने के ऊपर है, दिन भर गैस चलाते रहेंगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, एज एन एवरेज 1 महीना चल जाता है। लेकिन क्या आप 14 किलो 200 ग्राम के बजाय 15 किलो भी कोयला खरीद के ले आए तो आपका पूरा महीना चलेगा? या लकड़ी खरीद के ले आए 15 किलो तो पूरा महीना चलेगा? या 15 लीटर केरोसिन लेके आए तो पूरा महीना चलेगा? नहीं चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड, ये जो टर्म है जिसपे ये डिपेंड करता है कि कौन सा फ्यूल को जलाने से कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दैट टर्म इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका डिफिनीशन है, आपको स्क्रीन पे हम आज सारा पीडीएफ जितना अभी तक पढ़ाई हुआ उसका पीडीएफ भी भेजेंगे बना करके। सेम ये जो आपको पीपीटी दिख रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसी का सेम पीडीएफ भेजेंगे। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी का वो अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एनी फ्यूल अंडर आइडियल कंडीशन इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। आइडियल कंडीशन का मतलब हुआ कि टेम्परेचर अब -10 में चले जाएंगे जलाने, तब तो वो तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा ही। आइडियल कंडीशन मतलब कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 से 30, आपको प्रेशर भी जितना 1 atm रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना होना चाहिए, और पूरी तरह से जलना चाहिए, ये ध्यान देना है। ये नहीं कि आधा जला के आधा छूट गया अनबर्न, तो वो काउंट नहीं होगा। तो 1 किलोग्राम किसी फ्यूल को नॉर्मल कंडीशंस में, आइडियल कंडीशंस में पूरी तरह से जलाने से जो भी हीट अमाउंट, हीट का आपका जो ये यूनिट होता है, चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, तो जूल में आएगा, और अगर 1000 जूल से ज्यादा आएगा तो उसको किलो जूल में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको जितना जूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है 1 किलोग्राम जलाने से किसी फ्यूल को, दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 30,000 किलो जूल पर केजी। ये किलो जूल पर केजी है। आपको एग्जाम में पिछले साल, मतलब इस साल के एनुअल में भी आया था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई मालूम है?
Yes, sir. Yes, Standard sir. unit. Small. स्टैंडर्ड Standard unit. इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनली जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? तो एसआई यूनिट जो है वो जूल पर किलोग्राम होगा। Joule. हम बता देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लोगे अपने फिर जब ये लिखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज जूल पर किलोग्राम। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको किलो जूल में यहाँ पे दिखाया गया है। तो 30,000 किलो जूल पर केजी प्रोड्यूस हो, यानी कि 1 किलोग्राम कोयला जलाएंगे तो 30,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कोल और केरोसिन से बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल। फॉसिल ऑलरेडी बता दिए कि जो डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोमास और फॉसिल। और उस फॉसिल से जो फ्यूल बनेगा हजारों लाखों साल में जमीन के नीचे, वो दबने से कोयला बने, पेट्रोलियम बने या नेचुरल गैस बने, उस फ्यूल को बोलेंगे हम लोग फॉसिल फ्यूल। यानी कि शॉर्ट में हम लोग इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि द फ्यूल्स ऑब्टेन्ड by fossils या dead remains of plants and animals is called fossil fuel। और वो बनता कैसे है? तो बनता है by the action of heat, pressure, temperature, heat और temperature हो गया, बैक्टीरिया और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, टाइम 5 मिनट बचा हुआ। ये होमवर्क था फर्स्ट डे का, इसमें से देख लो कि क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एनर्जी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट पहले तो इसका ले लो लोग। Sir, there is a unit of electric current. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट पूछ रही हो? एम्पियर होता है। तो आपको क्वेश्चन होमवर्क में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी, नेक्स्ट है व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफाइन विथ एग्जांपल, नेक्स्ट है फ्यूल्स, उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स और लास्ट वन है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। उसके अलावा है दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफाई सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया पे हम लोग उसको क्लासिफाई किए हैं, उन तीनों को आपको लिखना है और होमवर्क सबमिट करना है ग्रुप में। या ग्रुप में सॉरी भेज नहीं सकते, पर्सनल मेरे नंबर पे भेजोगे लोग। अपना नेम क्लास सेक्शन जरूर लिखोगे उसमें, नहीं तो हम जो अपना बनाएंगे चेकलिस्ट की कौन होमवर्क सबमिट किया कौन नहीं किया, तो उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, होमवर्क सबमिट करना है और अपने नेम क्लास सेक्शन, और अगर रोल नंबर पता है तो रोल नंबर के साथ, रोल नंबर नहीं पता तो एडमिशन नंबर लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू लिखना है कोल, वुड, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी का। तो इसके लिए आपको इंटरनेट का यूज करना है। इंटरनेट पे सर्च करिए, सर्च करने के बाद वही आंसर आपको लिखना है और याद हो जाए तो और अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन हम छोड़ दिए, राइट द नेम ऑफ 10 केमिकल्स प्रेजेंट अराउंड यू। कल हम लोग इस पे डिस्कस किए थे, केमिकल का नेम कोई पूछा तो एसिड, बेस और सॉल्ट के नाम बता दिए। नहीं, अपने आसपास वो भी हो सकते हैं, सॉल्ट, एसिड, बेस भी हो सकते हैं, लेकिन और भी कुछ तो हो सकते हैं ना। तो अपने आसपास जो 10 केमिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप सपोज आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हो, सरसों का तेल, वो भी केमिकल है ना। आप टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे हो, वो भी ये है केमिकल है। टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, उसमें फ्लोराइड है, वो भी केमिकल है। तो इस तरह से आप 10 केमिकल्स के नाम बताना है। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक, इस पेज तक का हम पीडीएफ अभी ग्रुप में डाल देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करना है? हाँ करना है सारे क्वेश्चन। देखो 4 क्वेश्चन है, ये जो एरो का साइन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर समझो आपका हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. Oh, sir. तो हम लोग के पास अब 3 मिनट टाइम बचा हुआ है। 3 मिनट में आप लोग को जो पूछना है पूछिए। फटाफट, नहीं तो हमको लगेगा कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए सुनते हो, नहीं तो हम पूछना स्टार्ट करेंगे। हम पूछें? Yes, sir. चलो तो बताओ सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी?
So the capacity to do work. Work is The called capacity to do work is called Okay, energy. okay, The very capacity good. to do work is called energy. Okay. What is mechanical energy? फिजिक्स में चले गए हम थोड़ा, तो साइंस साइंस ही होता है ना, तो साइंस वाले को सब कुछ आना चाहिए. What is मैकेनिकल एनर्जी chemical energy. नहीं मालूम. द एनर्जी विच कॉजेज मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. जैसे आप फैन चला रहे हो तो फैन में इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है. चलो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? भी नहीं मालूम. Repeat question. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? नाम सुने कभी पोटेंशियल एनर्जी का? Yes. क्या होता है? एक पत्थर जो है ना वो An object हाँ, is in बोलो, the बोलो. rest. An In the race. object हाँ, is बोलो in in the the rest. race. हाँ, It's called potential energy. ये मान लो एक स्केल है हमारे पास, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, ये हमारे और टेबल पे ऐसे रख दिए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है. क्या सर? अभी हम एक स्केल आपको दिखाए, ये स्केल हमारे टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी है? या हम हाथ में रखे हुए इसको ऐसे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है? Yes sir. कैसे, इसमें क्या काम करेगा ये? पोटेंशियल एनर्जी है. Because कैसे पोटेंशियल एनर्जी है? the साइंस तो प्रूफ object is मांगता है in ना. its place. एक पत्थर जो है जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक पत्थर जो है वो छत पे रखा हुआ है. दोनों में से काम करने की क्षमता किसमें ज्यादा है? जमीन पे वाले पत्थर पे की जो छत पे रखा हुआ? दोनों में नहीं, किसी में नहीं. छत पे वाले पत्थर पे काम करने की क्षमता ज्यादा है. क्यों है? क्योंकि जब वो पत्थर नीचे गिरेगा तो उसमें मोशन आएगा, और वो